से शेप को देखा कि फ्रिंजेस कैसे बनती हैं, कैसे नहीं बनती है। मैंने आपको ये भी समझाया कि अगर हम अलग अलग वेवलेंथ को यूज करते हैं तो क्या होता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, पानी के अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने ढंग से यहाँ पर समझने की कोशिश की थी, बड़ी फोकस करके हमने काम किया था। फिर हमने पीछे के सोर्स को चेंज कर दिया, सोर्स को बच्चों ऊपर नीचे कर दिया, हमने सोर्स को चेंज कर दिया तो क्या होगा वो भी हमने देखा। रिकमेंडेड एक्सरसाइज है कि एचसी वर्मा सॉल्व होनी चाहिए। इसकी एचसी वर्मा सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है बच्चे, हमारे पास बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इसके एचसी वर्मा सॉल्व कर पाओ। और ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगी, हो जाएगी। कितनी देर का काम है सर? सिर्फ और सिर्फ बच्चा आपके 2 घंटे का काम है। 2 घंटे के अंदर आपकी एचसी वर्मा सॉल्व हो जाएगी पूरी, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब क्या करें? आज हम बच्चे यहाँ पर शुरू करते हैं और हमने पिछली बार शिफ्ट भी देखा कि अगर आप उसको ऊपर ले जाते हो पीछे वाले सोर्स को तो आगे क्या असर होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि असर क्या होगा और उसके ऊपर काम कैसे करना है वो बता दिया। बेसिकली फंडा एक ही है और वो फंडा बच्चा हमारे पास किसका, पाथ डिफरेंस का। तो आज हम कैसे शुरू करते हैं? आज हम बच्चे पहले शुरू करते हैं एक बड़े सिंपल से टॉपिक के साथ, और इसको बच्चे हम बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द बाइक्रोमेटिक लाइट। So we have the concept of the bichromatic light and the YDSC. एंड बच्चे हमारे पास यहाँ पर YDSC, बाइक्रोमेटिक लाइट एंड YDSC। बाइक मतलब दो, क्रोमेटिक मतलब कलर। दो कलर की लाइट और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्या रिलेशन है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हमको समझना। ये NCERT का भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे पास बड़े हंस के आपको जेई और नीट में भी आ सकता है, क्योंकि रीजन है हमको ऐसा लगता है कि हम पढ़ते नहीं ना कभी एनसीईआरटी ढंग से, और वहां पर जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हम भूल जाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली लिंक करता है वेव सिंपल हार्मोनिक मोशन से। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्वेश्चन है, शायद मैंने आपको करवाया भी हो +1 में, शायद नहीं, मैं करवाता ही हूँ। मेरे पास अगर दो अलग अलग लेंथ के पेंडुलम हैं और दोनों पेंडुलम को इकट्ठे स्टार्ट करते हैं तो कितनी ऑसिलेशंस के बाद हमारे पास ये दोनों के दोनों, जो हमारे पास ये दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पर और पेंडुलम है, ये दोबारा फेज में आ जाएंगे, यानी इकट्ठे मैच कर जाएंगे। कुछ ऐसा ही यहाँ पर कुछ मेरे पास यहाँ पर क्या है कि इन YDSC में इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, इंस्टेड ऑफ मोनो मतलब सिंगल, इंस्टेड ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट, इंस्टेड ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट वन यूजेस, एक पर्सन क्या यूज कर लेता है, वन यूजेस द बाइक्रोमेटिक लाइट, वन यूजेस द बाइक्रोमेटिक लाइट, एक पर्सन बाइक्रोमेटिक लाइट को यूज करने लग जाता है, बाइक्रोमेटिक लाइट को, जिसमें आपके पास λ1 एंड λ2 दो शामिल होती है, एंड λ1 इज नॉट इक्वल टू λ2। क्लियर होगी बात? द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ बोथ द वेवलेंथ मैचेस, द सेंट्रल मैक्सिमा, जो सेंट्रल मैक्सिमा है ऑफ बोथ बोथ आपके पास कलर, बोथ कलर मैचेस, बिल्कुल मैच करेगा, बोथ द कलर मैचेस, ये बिल्कुल आपके पास यहाँ पर मैच कर जाएगा। और क्यों मैच कर जाएगा भाई? क्योंकि दोनों के लिए सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे हमारे पास पाथ डिफरेंस 0 है, लेकिन जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी उसकी फ्रिंज विड्थ बड़ी होगी, जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी उसकी फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ बोथ द कलर मैचेस, बट लेकिन बच्चा हमारे पास आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद आफ्टर दैट द इंडिपेंडेंट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड, और मेरे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्रिंजेस फॉर्म होने लग जाती हैं। द इंडिपेंडेंट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड, इसके बाद इंडिपेंडेंट फ्रिंजेस फॉर्म हो जाती हैं। कैलकुलेट, अब आपको कैलकुलेट करना बच्चा हमारे पास द नंबर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, द नंबर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, द नंबर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज of the longer wavelength of the longer wavelength that will coincide with bright fringe, with the bright fringe of smaller wavelength, bright fringe of smaller wavelength। कैसे क्वेश्चन को करोगे?
विद द स्मॉलर वेवलेंथ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विदाउट डाटा मैंने आपको दिया, डाटा बाद में डालते हैं। और ये एनसीईआरटी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज ओरिजिनल फ्रॉम एनसीईआरटी। और कल को कोई बच्चे इसमें हैरानी नहीं होगी अगर ये क्वेश्चन कल को जेई नीट केवीपीवाई कहीं पर भी उठ के आ जाए। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और क्वेश्चन हमको करना आना भी चाहिए। अब क्वेश्चन हमारे पास के देखिए, हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट ये होती है और एक स्लिट आपके पास यहाँ कहीं पर होती है, और हमारे पास इसके जस्ट सामने मेरे पास क्या हो जाती है, स्क्रीन आ जाती है। ये मेरे पास स्क्रीन है, ये S1 है और ये S2 है। क्लियर होगी बात। अब होता क्या है, यहां पर मेरे पास एक नहीं दो वेवलेंथ, और सपोज कि λ1 इज लेस देन λ2, तो होगा क्या, ये दोनों लाइट की जो वेवलेंथ होगी हमारे पास, बहुत अच्छे से देखना, ये दोनों लाइट की वेवलेंथ यहां पर सेंट्रल मैक्सिमम बनाएगी। लेकिन जिस लाइट की वेवलेंथ बड़ी है उसकी भी थोड़ी सी फ्रिंज की साइज क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये आपके पास आप मान के चलो कुछ ऐसा करके बनेगी, यानी कि जो λ1 है उसके लिए हमारे पास ये बनी फ्रिंज, λ2 के लिए थोड़ी बड़ी बनी। इसके बाद क्या हुआ, सेंट्रल मैक्सिमा मैच होने के बाद आपके पास ये अपनी फ्रिंजेस बनाता रहा, ये आपके पास छोटी वेवलेंथ अपनी फ्रिंजेस बनाती रही, और फिर जो बड़ी आपके पास वेवलेंथ है वो भी अपनी फ्रिंजेस बनाती रही, वो भी आपके पास अपनी फ्रिंजेस बनाती रही। क्वेश्चन अब शुरू होता है, वो बोलता है सेंट्रल मैक्सिमा तो मैच किया, मानते हैं, क्योंकि दोनों वेवलेंथ के लिए यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है, क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट केस है, कोई भी बच्चा यहाँ बोल सकता है। लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा पहली बार दोबारा से ये दोनों के दोनों ब्राइट फ्रिंजेस फिर से मैच कर जाती है, और जहां पर वो मैच करती है मुझे बड़ी वेवलेंथ की कौन से नंबर की ब्राइट फ्रिंज आपके पास यहाँ पर छोटी वेवलेंथ की ब्राइट फ्रिंज के साथ दोबारा वैसे ही कोइंसाइड कर रही है जैसे सेंट्रल मैक्सिमा कर रही है। कैसे करोगे क्वेश्चन को सॉल्व? अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी है, एक स्टेप का आंसर है, एक स्टेप का, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से इंस्पायर्ड है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हम सेम यही चीज करते हैं, बड़ी लेंथ का पेंडुलम, छोटी लेंथ का पेंडुलम, और वहां वाले स्ट्रेटेजी को यहाँ लगाना है। और हाँ, ये अगर कल को सीबीएसई में आ जाता है, याद रखना मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ने की करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो हमारे पास आसान के लेट n be the number of, let n be the number of the, हाँ बोलो लोकेश, let n be the number of the bright, number of the bright fringe of आपके पास क्या आ जाएगा, λ2, जो कि बड़ी। हाँ बोलो बच्चे, क्या पूछना? सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए फिर से। हाँ बताओ क्या पूछना बच्चे, उसके अंदर से मुझे बताओ। सर क्वेश्चन नहीं समझ आया मेरे को। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, आपके पास दो वेवलेंथ को यूज कर रहे हो, एक बड़ी और एक छोटी। जो बड़ी वेवलेंथ है उसका भी सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनेगा। क्यों बनेगा यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा? पाथ डिफरेंस 0 है। ये दोनों लाइट्स बाइक्रोमेटिक मतलब एक ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ दो वेवलेंथ है। जो ओरिजिनल वाईडीएससी किया जाता है उसमें मोनोक्रोमेटिक होती है, लेकिन अब आप बाइक्रोमेटिक देख रहे हो, जैसे ग्रीन और रेड, येलो और ग्रीन, येलो और रेड, ऐसे कलर्स को मिक्स करके फेंक दिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये दोनों लाइट्स की वेवलेंथ के लिए ये वाला जो पाथ होगा, ये वाला पाथ लेंथ क्या होगा दोनों लाइट्स के लिए? बताओ शाबाश। दोनों लाइट्स के लिए यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। हाँ या ना? यहाँ पर बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा? 0। तो दोनों लाइट्स जो कि इस सिंगल लाइट की बीम के अंदर प्रेजेंट है, दोनों अपना सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर बना देंगे। यहाँ पर बन गया बच्चे। उसके बाद क्या, एक बात समझो ना, जो फ्रिंज विड्थ होती है वो किसके बराबर होती है? लैम्डा डी अपॉन टी के बराबर होती है। जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसकी फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी? बड़ी होगी। जिसका लैम्डा छोटा होगा उसकी फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी? छोटी हो जाएगी। अब हमारे पास सिचुएशन ये है, मेरे पास यहाँ पर एक स्क्रीन है, स्क्रीन के सेंटर पे बड़ी फ्रिंज विड्थ वाला और छोटी फ्रिंज विड्थ वाला, दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा कोइंसाइड कर गया एक ही जगह पे, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, पाथ डिफरेंस 0 है। इसके बाद क्या हो गया,
ये अब आगे जब लाइट इंटरफेयर करेगी अलग अलग जगहों पर, तो ये अपना अपना क्या बनाएंगे बच्चे, अब अपनी अपनी फ्रिंज पैटर्न बनाएंगे, हाँ या ना। सेंट्रल मैक्सिमा तो इनका क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। उसके बाद टीचर बोल रहा है कि उसके बाद आप बताओ कि दोबारा फिर से दोनों लाइट के मैक्सिमा कहाँ पर मैच करेंगे। अभी भी नहीं बात समझ में आई, अभी भी नहीं ले बात क्या समझ। समझ है? अब यहाँ पर बच्चे ये देखो ना, आउट ऑफ फेस चले जाएंगे। अब ये आउट ऑफ फेस चले जाएंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है ना, जैसे ये है, तो इन दोनों के मैक्सिमा आपके पास क्या कर जाए, मैच कर जाए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसके मैक्सिमा मैच कर जाए, तो वो वही बोल रहा है कि बड़ी वेवलेंथ का वो कौन सा नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो कि आपके पास छोटी वेवलेंथ के फ्रिंज के साथ फिर कोइंसाइड कर गए। जैसे दो पर्सन्स ने भागना शुरू किया, एक का स्टेप साइज बड़ा है, एक का स्टेप साइज छोटा है। दोनों ने भागना शुरू किया और दोनों ने एक जगह से भागना शुरू किया। तो अब आप बोल रहे हो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद दोनों के पांव दोबारा से सेम फेज में आ जाएंगे। बस इतनी सी बात है। आई बात कुछ समझ में, आई बात कुछ समझ यस में। सर। अब आपके पास इसको करने की स्ट्रेटेजी क्या है, लेट एन बी दी नंबर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा टू जो कि बड़ी वेवलेंथ है, विच इज ग्रेटर देन लैम्डा वन। और इसका हम कितना बच्चे ले रहे हैं, यहाँ पर कितना ले रहे हैं बच्चे, हम उसका nth ले रहे हैं। और आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, और ये फॉर्मूला ही इसकी स्ट्रेटजी है। और ये फॉर्मूला बच्चा हमारे पास क्या, ध्यान से समझना, n+1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा स्मॉलर, लैम्डा मतलब लैम्डा स्मॉलर इज इक्वल टू n इनटू लैम्डा बिगर। आप वैल्यू डालकर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और यही इकलौता एक तरीका, जिसको ये तरीका पता है वो कर लेता है, जिसको नहीं पता वो कभी इस क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगा पाएगा, वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा, चाहे जितना मर्जी वो यहाँ पर जितनी मर्जी किताबें पढ़ के, उसको ये तरीका पता होना चाहिए, नहीं तो वो छोड़ देगा क्वेश्चन। और फिर वो अगर उसको बोला जाए एनसीईआरटी का, अरे यार हमें नहीं करवाया गया, हमें पता ही नहीं था। तो अब यहाँ पर देख लेना, n+1 स्मॉलर के साथ लगेगा और n बिगर के साथ लगेगा। अब टीचर आपको जो मर्जी, जैसा मर्जी आपको क्वेश्चन दे, यू शुड बी एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन। या फिर मेरे पास यहाँ पर n कॉमन आ जाएगा बच्चे आपके पास, एंड लैम्डा बिगर माइनस लैम्डा स्मॉलर। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा आपके पास स्मॉलर, या फिर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा बिगर अपॉन लैम्डा स्मॉलर, और यहाँ पर -1। और ये भी हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं फिर वार्निंग दे रहा हूँ, और वार्निंग दे रहा हूं कि कहीं गलती से भी इस क्वेश्चन को छोड़ के मत चले जाना। ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट एज इट इज एनसीईआरटी से उठाया गया, बहुत बार उठाया गया बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के। अब कोई टेंशन है, और यहाँ पर n+1 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा स्मॉलर के साथ, इज इक्वल टू n किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा बिगर के साथ। एंड दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी, और दिस इज द मेथड, और दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और सेम ट्रिक जो है हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी लगाते हैं, सेम ट्रिक, वहां पर पेंडुलम की है, यहाँ पर बच्चे वेव ऑप्टिक्स की है। क्लियर होगी बात, कर पाओगे इस क्वेश्चन को। आगे चले बच्चे हमारे पास, बोलो शाबाश, चले आगे, चले आगे। यस सर। इसको नोट करना है तो आप नोट कर लो, वरना हम आगे चलते हैं। चले आगे, ठीक है, चले आगे। यस सर। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट ये एक लेवल का हमने और बच्चे यहाँ पर कर दिए, ये भी क्वेश्चन अब हमसे हो जाएंगे। इस लेवल का कोई भी क्वेश्चन आएगा हम उठाकर फेंक देंगे क्वेश्चन को बाहर। सिंपल क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, सिंपल क्वेश्चन के लिए बहुत सारी चीजें, सिंपल क्वेश्चन बच्चा आजकल ऑनलाइन पढ़ के खुद ही निकाल लेता है, ठीक है, उसके लिए उसको टीचर की जरूरत भी नहीं होती, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके आजकल वो कई कई तरीके से बच्चा खुद ही इंटेलिजेंट बन के घूमता रहता है, क्या अरे मुझे 1+2=3 पता है। प्रॉब्लम ये है कि सॉल्व कैसे करें। अब हमारे पास एक और चीज आती है, और वो बच्चा हमारे पास उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑप्टिकल पाथ। वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑप्टिकल पाथ। अब ऑप्टिकल पाथ हमारे पास क्या होते हैं, ध्यान से समझते। सपोज मेरे पास एयर है, सपोज मेरे पास एयर है, और मेरे पास यहाँ पर एक मीडियम है, फोकस करना, ये मेरे पास मीडियम है। अब मीडियम के अंदर
लाइट की स्पीड ज्यादा होती है कि कम होती है, जरा बताओ बच्चे मुझे। लाइट की स्पीड ज्यादा होती है कि कम होती है? तो आप बोलोगे कम होती है। यहाँ पर लाइट आपके पास एंटर की और वेवलेंथ भी कम हो जाती है, तो वेवलेंथ कम हो जाती है तो टेक्निकली यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ जाता है। तो लाइट एंटर की यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू t पे यहाँ पर बाहर की तरफ को निकल कर आ गई। सपोज कि इसने इस टी टाइम के अंदर x डिस्टेंस को कवर किया और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर v मीटर पर सेकंड थी, हाँ या ना? तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया आप क्या बताओगे? तो v मल्टीप्लाइड बाई टी, हाँ या ना? ये पॉइंट आपको क्लियर है? x इज इक्वल टू वी इंटू टी। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि म्यू किसके बराबर होता है तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? c बाई वी। ठीक है जी। तो इसका मतलब बच्चे मैं v की जगह क्या लिख सकता हूँ? सी टी अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा? म्यू। अब एक बात बताओ, सी टी क्या हुआ? सी टी क्या हुआ? तो सी टी विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन द एयर इन सेम टाइम। अगर यही लाइट इस मीडियम में घुसने के बजाय एयर में घुसती तो सेम टाइम पर वो कितना डिस्टेंस कवर करती? बताओ शाबाश। वो आपके पास सेम टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करती? तो आप देखिए वो डिस्टेंस कवर करती है आपके पास 0 से लेके टी के अंदर, तो आप बोलते सर सी टी। और अगर टेक्निकली देखा जाए कि यहाँ पर इसने x डिस्टेंस कवर किया तो सेम टाइम पे इसने एयर में कितना डिस्टेंस कवर किया? बताओ शाबाश। तो आप बोलोगे इसने एयर के अंदर म्यू इंटू एक्स का डिस्टेंस कवर किया। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल पाथ। दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल पाथ। इसको बच्चे हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। यानी कि अगर हम कहीं पर भी मान लिया जाए कि किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो लाइट होती है वो कम रास्ता तय करती है। वो रास्ता बच्चे आपके पास उतना तय नहीं करती जितना उसको कम करना चाहिए था, उससे कम आपके पास यहाँ पे कवर करती है। तो हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम से ऑप्टिकल पाथ के अंदर फर्क आ जाता है। और कितना फर्क आ जाता है अगर आपको बोला जाए तो इसको बच्चे हम बोलते हैं ओपीडी। ठीक है, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, वो नहीं ओपीडी, आउटडोर पेशेंट नहीं, ओपीडी वही ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितने के बराबर आ जाएगा? तो आप जवाब दोगे सर म्यू एक्स माइनस एक्स का। तो म्यू माइनस 1 इंटू एक्स। और ये हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला। तो बच्चा बोलता है क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला? बात करते हैं क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला। क्योंकि हमारे पास होता ये कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अब होता क्या है कि टीचर क्या करेगा, ये स्लिट ले ली, यहाँ पर एक स्लिट ले ली और इसके नीचे भी मेरे पास यहाँ पर एक और स्लिट ले ली, 2 स्लिट्स आपके पास ले ली। और यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रीन आती है, डेफिनेटली मेरे पास एक स्क्रीन आती है। और ये मेरे पास S1 है और ये मेरे पास S2 है। और यहाँ किसी पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है बच्चे, आपके पास कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पर आपके पास कोई जिसको बोल सकते हैं कोई पैटर्न देखना। अगेन सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाता है? कैपिटल डी आ जाता है। ये कैपिटल डी आपके पास आ जाता है। लाइट आपके पास यहाँ से यहाँ पर गई, लाइट आपके पास यहाँ से यहाँ की तरफ को भी चलेगी, ये तो हमें पता है। अच्छा, यहां से फिर आपको एक चीज समझाई गई थी, आपने हमेशा एंगल निकालना और ये हमारे पास थीटा है। अगर मैं अब आपको पूछूं कितने फ्रिंजेस बनेंगे और कितने दिखाई देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कितने बनेंगे और कितने दिखाई देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका, है या ना? यस कितने कब क्या हटा देना और कब क्या रखना ही पता होना चाहिए। तो चलते हम यहाँ पर, ये तो हमें पता लग गया कि पाथ डिफरेंस ये म्यू मेरे पास मीडियम यहाँ। लिखा है ऊपर, क्या किया म्यू का? क्या बेटा, क्या बच्चे? म्यू लिखा है ऊपर, ये मीडियम लिखा है। क्या बेटा, फिर से बोलो बच्चे। सर ये जो म्यू लिखा है आपने ऊपर, ये मीडियम है, ये जो ऊपर वाली चीज? बोलो बेटा, कहाँ पर बच्चे, कहाँ पर बोलो। ठीक है सर, हो गया क्लियर सर। अच्छा, हाँ तान्या बोल बच्चे, बोलो तान्या। फिर ऑप्टिकल पाथ फिर से बताना है। ऑप्टिकल पाथ क्या? बड़ी सिंपल सी बात है लड़की। मुझे एक बात बता, क्या पानी के अंदर और हवा के अंदर सेम टाइम के अंदर लाइट सेम डिस्टेंस कवर करेगी? नहीं सर। नहीं कवर करेगी। अगर मैं तुझे एक बात बोलूं कि तेरे साथ उसैन बोल्ट जो है भाग रहा है, उसैन बोल्ट, बोल्ट लिख लेते, सिर्फ बोल्ट लिख देते। अब बोल्ट जो है वो 10 सेकंड के लिए भागा और यहाँ पर तानिया भी 10 सेकंड के लिए भागी, तो तुमने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया कि अलग अलग डिस्टेंस कवर किया होगा?
बोल्ट सबसे फास्टेस्ट आदमी है, बोलो जवाब दे। नहीं। बोल्ट ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा। तो यहाँ पर हम एक बात निकालने की कोशिश करते हैं। हम ये बोलते हैं कि अगर आप मतलब कि कंपैरिजन है, एक सिंपल कंपैरिजन है बच्चा हमारे पास। कंपैरिजन क्या कि जब लाइट को आप किसी मीडियम में से गुजारते हो तो वो लाइट को क्या फर्क पड़ता है, तो आप बोलते हो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो आप बोलते हो कि उससे हमको ये पता लगता है कि लाइट जो है जितना उसको डिस्टेंस कवर करना चाहिए था, जितना उसको डिस्टेंस क्या करना चाहिए था, कवर करना चाहिए था, अगर ये हवा में चलती टी टाइम के लिए तो कितना डिस्टेंस कवर करती, लड़की बता जरा मुझे। अगर ये लाइट हवा के अंदर चलती तो 30 मीटर पर सेकंड से कितना डिस्टेंस कवर करती, जरा बच्चे मुझे बता, कितना डिस्टेंस कवर करती, सीटी। लेकिन जब इसको कोई मीडियम मिला और इस मीडियम के अंदर अब ये v मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो बता अब इसके अंदर ये टी टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, जल्दी बता शाबाश मुझे। तो तू जवाब देगी सर x इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई टी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मुझे रे ऑप्टिक से पता है कि म्यू क्या होता है, c बाई v, तो v किसके बराबर हो जाता है, v किसके बराबर हो जाएगा, c बाई म्यू। तो यहाँ पर v की वैल्यू डाल दी सी टी बाई म्यू, तो सी टी क्या है बच्चे आपके पास, ये हमको पता लगता है दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन द एयर। तो कंपैरिजन हो गया ना बच्चे हमारे पास। ऑप्टिकल पाथ आपके पास क्या है, ऑप्टिकल पाथ का है बच्चे हमारे पास कि लाइट एयर में कितना चली, तो आप बोलोगे सी टी। उसी टाइम के अंदर किसी और मीडियम के अंदर कितना चलेगी, तो बच्चे वो लाइट एयर जितना तो नहीं चलेगी ना, कम चलेगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास इस मीडियम के अंदर ये कितना चल रही है, इसका एक्स कितने के बराबर है, जरा बता बच्चे मुझे, इसका एक्स कितने के बराबर है, जितना डिस्टेंस इसने एयर में कवर किया डिवाइडेड बाय म्यू हो जाएगा ना बच्चे। तो मैथमेटिकली बातें समझ में आ रही है, मैथमेटिकली समझ में आ रही है, मैथमेटिकली बोल बच्चे बोल शाबाश। ठीक है सर। तो हमारे पास इसका मतलब ये हमेशा 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 आप एयर में किसी भी मीडियम के मुकाबले ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, पर टाइम सेम होना चाहिए, तो हम बोलते हैं ये ऑप्टिकल पाथ है। आप हमेशा, अब कोई पर्सन बोलेगा ना कि भाई एयर के मुकाबले आप कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे सेम टाइम के अंदर, बोलेगा मैं ज्यादा कवर करूंगा, क्योंकि एयर जो है वो डेंसर मीडियम थोड़ी ना, तो डेंसर मीडियम के मुकाबले आप यहाँ पर ज्यादा पाथ कवर करते हो, तो ये बच्चे हमारे पास म्यू एक्स आ जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया लड़की, ये पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ या ना। और इस वजह से इन दोनों के अंदर आपके पास एक डिफरेंस निकाला जा सकता है। कोई बंदा बोलेगा कितना डिफरेंस है, तो बोले अगर x किसी मीडियम में चलेगा तो एयर में x नहीं चलेगा, म्यू एक्स चलेगा, म्यू एक्स चलेगा, तो बोले डिफरेंस कितना, म्यू एक्स माइनस एक्स। आई बात समझ में लड़की, आगे बात समझ में, यस और नो। सर ये यस सर। जो म्यू है ये उस मीडियम का होगा जिसमें वो एक्स से चल रहा है, क्या बेटा, ये जो म्यू है ये उस मीडियम का होगा जिसमें वो एक्स से चल रहा है। एग्जैक्टली बच्चे, एग्जैक्टली ये उसी मीडियम का बच्चे हमारे पास। और आपके पास इसी को अगर आप एयर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो अरे यार दिमाग लगाने तो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, हाँ या ना, हाँ या ना, म्यू टाइम्स बढ़ जाएगा ना उसके अंदर से, हाँ या ना, क्लियर है ना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है यार, मल्टीप्लाई डिवाइड है, छोटी क्लासेस वाली, कि वहां पर स्पीड ऑफ लाइट सी होगी, बढ़ गई तो बच्चे वो डिस्टेंस भी बढ़ गया, यहाँ पर एक्स है तो वहां म्यू एक्स हो जाएगा, हाँ या ना। तो बड़ा सिंपल सा है, हाँ या ना, बड़ा सिंपल सा तो है आपके पास, क्या मुश्किल है इसके अंदर से बताओ, मुश्किल है, नहीं सर। बहुत आसान, बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है, और मैं फिर आपको यहाँ पर बोलता हूँ ये बहुत आसान चीज है। अब चलते हैं आगे की। तो ये मेरे पास ओरिजिनल मेरा एक्सपेरिमेंट है, ये मेरे पास एक्सपेरिमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हवा ही अभी यहाँ पर ये पी पॉइंट है, वही सेंटर, और ये बच्चा हमारे पास हुआ ही है। और अब मेरे पास यहाँ पर इनके बीच में ऑप्टिकल पाथ अभी सॉरी इनमें पाथ डिफरेंस कितने का है बच्चे, तो अब आप बोलोगे सर इसमें पाथ डिफरेंस जो है वो कितने का है, डी साइन थीटा का। क्लियर होगी बात। अब बच्चे यहाँ पर हम चालाकी करते हैं, अब देखो क्या चालाकी करता हूँ
मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फोकस करना, मैं यहाँ पर ऊपर वाली जो आपके पास ये वाली लाइट है, इसके अंदर बच्चे मैं एक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इसको बच्चे हम बोलते हैं यूजिंग अ ट्रांसपेरेंट शीट इन द फ्रंट ऑफ अ स्लिट। ना कि इसको बोलते हैं सर मैं ऊपर यूज कर सकता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ। हाँ कर लो यार, कोई दिक्कत वाली, पहले इसको तो समझो, बाकी भी हो जाएंगी। तो मैंने इसके अंदर से म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टी थिकनेस की अब मैंने क्या इंट्रोड्यूस कर दी, शीट इंट्रोड्यूस कर दी। फिर अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया और अब मेरे पास यहाँ पे टॉपिक आ गया। तो इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट। तो भी याद दी, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट, द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट शीट। ये मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट को इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर। तो अब क्या होगा, क्या अब पी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी, या कुछ फर्क पड़ जाएगा? तो पहला पॉइंट अब हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, इन दोनों वेव्स के बीच में क्या सेम पाथ हो गया कि अब डिफरेंट पाथ हो गया? तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमको इतनी बात पता लग चुकी है कि जहां पर जैसे ही मीडियम इंट्रोड्यूस होगा, इसके मुकाबले नीचे वाली जो होगी वो बच्चे इसी टी थिकनेस के अंदर वो किस में चल रही होगी, हवा में चल रही होगी। हाँ या ना, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? वो कहां पर चल रही होगी बच्चे आपके पास, हवा में चलेगी ना आपके पास। इसके मुकाबले जब आप ऊपर वाले में इंट्रोड्यूस करते हो, जब आप ऊपर वाले के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हो ट्रांसपेरेंट मीडियम को, तो उसके मुकाबले यहाँ पर दूसरी जो रे होगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी कि कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी? यहाँ पर मेरे पास एयर है और यहाँ पर मेरे पास मीडियम आ गया। अब ऊपर वाले लॉजिक से दिमाग लगाओ, ऊपर वाले लॉजिक से दिमाग लगाओ कि हमारे पास अब जो रेज है, वो जहाँ वेव्स हैं बच्चे, वो कहां पर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होंगी, नीचे वाले एयर के अंदर या इस मीडियम वाले के अंदर? तो आप बोलोगे एयर। एयर के अंदर। अब इफेक्टिव पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा। अब आपका इफेक्टिव पाथ डिफरेंस पता है कितना आ जाएगा? दिस विल बी डी साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ, अब प्लस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस ऑफ, अब डिफरेंस आ गया ना इन दोनों के अंदर। एक तो डी साइन थीटा का डिफरेंस है, और बताओ कितने का डिफरेंस आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी, आपका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आप बोल रहे हो ऊपर वाली जो रे है वो किसी मीडियम से गुजरी, मेरी वाली डी साइन थीटा से तो पहले से भी था। तो अब डी साइन थीटा के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, एयर में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो एक्स्ट्रा प्लस ऑफ म्यू माइनस ऑफ टी भी आ जाएगा। और इसकी वजह से ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आ जाएगा। इस पे कोई बच्चा जितना मर्जी मेरे से आंसर क्वेश्चन कुछ भी कर ले, मैं उसके लिए तैयार बैठा, मैं उसके लिए तैयार बैठा हूं। पहले तो एक बात बताओ, तैयार हो आप कोई भी क्वेश्चन करने के लिए किसी भी तरीके से? जी बताओ, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए यू शुड बी रेडी कि मैं यहाँ पर बना कैसे रहा हूं। ये डी साइन थीटा किसकी वजह से, ये डी साइन थीटा बच्चा हमारे पास इस वजह से क्योंकि ऊपर वाली जो रे है, और वो तो दिखाई दे रहा है ज्योमेट्री से, इसकी लेंथ एक आपके पास ज्यादा है, और एक और पाथ डिफरेंस और ऐड हो गया। वो किस लिए हो गया, क्योंकि जब मैंने ऊपर वाले के अंदर मीडियम को इंट्रोड्यूस किया तो उसके मुकाबले नीचे जो रे चल रही है वो सेम टाइम के अंदर आपके पास सेम डिस्टेंस कवर करेगी कि ज्यादा, कितना ज्यादा? तो आप बोलोगे म्यू टाइम्स ज्यादा। म्यू टाइम्स ज्यादा तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, क्योंकि मुझे तो डिफरेंस चाहिए पाथ का, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये पॉइंट में अगर किसी बच्चे ने मुझसे क्लियर करना है तो वो क्लियर कर सकता है, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। तो आगे की कहानी बड़ी आसान है, इसके बाद कहानी खत्म। यही पॉइंट है जो समझने लायक है। ठीक है, मैं आगे चलूं सक्षम, लोकेश, तान्या। अब कहानी आती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है? शाबाश, आप बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हो जाएगा डी साइन थीटा प्लस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी। बताओ मैं इसको किसके बराबर लिख दूंगा, एन लैम्डा लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब तो बच्चे घबराना ही नहीं ना। अब बच्चे मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, वाई अपॉन कैपिटल डी। अब आपकी सारी की सारी जितनी भी चीजें म्यू माइनस 1 इंटू टी, और जिसने कल क्लास लगाई होगी तो वो बता देगा कि ये जो फ्रिंज का पैटर्न है ये कहाँ गया। यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ, ये डी अपॉन आपके पास डी,
तो माइनस ऑफ म्यू -1 इंटू टी और कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा मजेदार होने वाला है, बहुत मजेदार। ठीक है, बहुत मजेदार होने वाला है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस मीडियम को इंट्रोड्यूस नहीं करता, मैं म्यू को 0 कर दूं, म्यू को 0 कर देंगे तो y जो आपका nth मैक्सिमा बनेगा वो n लैम्डा डी बाई डी पे बनता बच्चे, यस और नो। अगर म्यू मेरे पास 0 होता, म्यू को 0 कर दो, म्यू को 0 कर दो, मतलब इस मीडियम को हटा दो। जैसे आप मीडियम को हटा दोगे ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, यस और नो, ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, हाँ या ना। यस सर। तो फिर आपकी जो मैक्सिमा है वो इस पॉइंट पर बनती। अब फोकस फिर करना बाय नेक्स्ट, कर थोड़ी ना होगी मेरे क्वेश्चन को पहले समझ ले, फिर बच्चे जितना मर्जी क्वेश्चन पूछ लें। सर। मान गायब लो 2 मिनट रुक जाओ, मान लो कि ये मीडियम में गायब कर देता, मान लो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसके अंदर कोई मीडियम नहीं है, आपके पास सिंपल हवा में हो रहा है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है म्यू 0, तो आपको ये टर्म मिलती है। लेकिन मीडियम के आते ही, यानी कि ये टर्म नॉन जीरो होती, जो पहला मैक्सिमा पी पे बन रहा था, अब वो मैक्सिमा ऊपर की तरफ को खिसकेगा कि नीचे की तरफ को खिसक गया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाली सर चीज आपको सर बतानी पड़े। सर हाँ एक बोल, बात पूछना है सर। 2 म्यू मिनट रुक जा 0 बच्चे, ऊपर 2 मिनट रुक जा, वेट फॉर 2 मिनट, क्योंकि ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत दिमाग लगाने वाला भी। यहाँ पर बच्चे फिल्टर आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं, मैंने नहीं करना, ये वाले बच्चे भी आने लग जाते हैं, मैंने नहीं करना। ठीक है, मेरे को सिंपल YDSC चाहिए, अपन उनको YDSC चाहिए, अपन उनको इससे कोई मतलब नहीं, अपन नहीं बनना चाहता कुछ भी। 2 मिनट रुक जा प्रज्वल, मैं तेरे से दिल की बात करूंगा, नहीं हो पाएगी मुझे कॉल कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात हो ना, पहले इस पे फोकस करते। यहाँ पर फिर बच्चे, मेरे को सब बच्चों को ये चाहिए कि वो समझ पा रहे क्या, अगर मेरे पास यहाँ पर ये कुछ भी नहीं होता, ये नहीं होता, आपके पास ये टर्म नहीं होती, ये टर्म नहीं होती, तो एक पॉइंट के ऊपर आपके पास मैक्सिमम बनना था। पर इसके आते ही जो y की लोकेशन है वो वहीं पर बन रही है कि उससे नीचे आ गई, माइनस होगी, माइनस हुई कि प्लस हुई, बताओ क्या चीज हुई बच्चे, बताओ शाबाश, क्या हो रही है, माइनस नीचे आ गई। प्लस यानी कि ऊपर ऊपर वाली, वाली 2 मिनट रुक जा बस, ऊपर वाली रे के ऊपर जैसे ही आप यहाँ पर ये बनाते हो तो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न नीचे की तरफ को शिफ्ट होता है, ये पॉइंट है। यानी कि जहां पर वो मैक्सिमा बन रहा था वो मैक्सिमा ऊपर के बजाय नीचे बनेगा। और फिर बच्चे यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आता है और वो अब आपके क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे और मैं आपके साथ पूरा बैठा हूं, पूरा बैठा हूं मैं आपके साथ बच्चे, आप अब बात तो करो, मैं आपके साथ पूरी बात करूंगा। प्रज्वल 2 मिनट बस वेट कर ले, फिर मैं तेरी बात करूंगा। तो यानी कि यहाँ पर फ्रिंज पैटर्न क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, हाँ या ना, नीचे की तरफ को गिरा। और ये कितना शिफ्ट हो गया, तो आप बोलोगे म्यू -1 टी डी अपॉन डी। लेकिन एक और बात है, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई और लैम्डा से कर जरा डिवाइड, लड़के इसको डिवाइड कर, तो देख शिफ्ट कितने के बराबर आता है, तो म्यू -1 इंटू टी, लैम्डा डी बाई डी क्या होता है, बीटा, यानी कि फ्रिंज विड्थ डिवाइड बाय लैम्डा, इतने का शिफ्ट हुआ। शिफ्ट कहां पर हुआ, शिफ्ट हुआ बच्चा हमारे पास डाउन। तो फिर बच्चा बोलता है अच्छा ये चीज है सर, अगर ये नीचे होता, तो नीचे होता तो फिर एयर का ऊपर होता, हाँ या ना। फिर बच्चा आपको क्या करना पड़ता, क्या नहीं करना पड़ता, थोड़ा दिमाग लगाओ, तब तक मैं प्रज्वल से बात करता हूँ। जी प्रज्वल बोलो बेटा, बोलो प्रज्वल। सर फिर शिफ्ट ऊपर होगा। वो तो है ही है। तो मैं प्रज्वल से बात करूँ, नाराज हो जाना, उसने से विक्टोरिया स्टेट के आगे नाका लगा देना। मैंने जब भी प्रताप मैंने जो स्कूल जाना है उसने, तो सर निकाल कर बताओ गाड़ी अपनी यहाँ से। पर हाँ प्रज्वल बोल बेटा। सर मैं पूछ रहा था कि म्यू के 0 होने पर वो टर्म कैसे गायब हो रही है। देखो म्यू आपके पास 0 होने का मतलब है, मतलब कि मैं उसको 1 मान ले, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ इग्नोर कर दे उसको, मेरा कहने का मतलब एग्जैक्टली ये ठीक होना है चाहिए था, ठीक यू है आर करेक्ट। ठीक है 1 मान ले, मतलब एयर मान ले उसको, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे ये बोलना चाहिए था म्यू -1 इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, आई एम करेक्टिंग माई वर्ड। ठीक है, तो ये चीज है, क्लियर होगी बात अब तो, हाँ या ना। जी जी अच्छा, सर। और तो कोई चीज बच्चे इसके अंदर से बाकी चीज समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोकेश पे। हाँ लोकेश बता बच्चे, अब बता, मतलब कि अगर यही मीडियम मैं नीचे डालता फिर क्या होता। ठीक है, ये मीडियम अगर मैं नीचे डालता तो फिर क्या होता, फिर शिफ्ट आपके पास ऊपर हो जाता, फिर आपके पास शिफ्ट ऊपर हो जाता। अब कई बच्चे रट्टा भी मार लेते हैं इसका, और सर ऊपर लगाया नीचे आया, नीचे लगाया ऊपर गया, मतलब कि वो
बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है वो उनकी कहानी है बच्चे, वो याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे टीचर ये भी कर सकता है बच्चे, क्या आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के क्या डाल दे बच्चे यहाँ पर, सर बोलो। सर ये जो आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है, ये बेसिकली फ्रिंज में कितना कंपोनेंट मतलब नीचे जा रहा है वो बताने के लिए किया है। ये बच्चे इसकी यूजफुल फॉर्म के लिए, इसकी यूजफुल फॉर्म के लिए, क्योंकि जब आप इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो बीटा जो फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी, उसको हम यहाँ पे डेवलप कर लेंगे, ठीक है, तब करके बच्चे, ठीक है। ठीक है सर, अदरवाइज मतलब बच्चे, इसका जो मल्टीपल होगा उतना नीचे जा रहा है वो। हाँ मतलब कि बेटा इतना बच्चा आपके पास यहाँ पर नीचे, मतलब कि अगर कोई पर्सन बोलेगा कितना शिफ्ट हुआ, मतलब कि हर पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब जो फ्रिंजेस हैं वो हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो कितनी शिफ्ट हो रही है ये आपको पता लग जाएगा इस तरीके से बच्चे, ठीक है, इतने से शिफ्ट हो जाएगी। उसको यूजफुल फॉर्म में लेके आगे ना बीटा की टर्म्स के अंदर, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चले अब आगे की तरफ, क्लियर होगी बात ये वाली, चले आगे। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक और चीज आ गई, इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं बच्चे हम एक और पॉइंट, और फिर बच्चे हम यहाँ पर अब पढ़ते हैं बच्चे द फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म मेथड। सो अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक और कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड द फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म मेथड। द फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म मेथड भी बच्चा हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ द, आपके पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव को समझने के काम आता है। यहाँ पर हम बहुत छोटे एंगल के दो प्रिज्म लेते हैं, तो ये मेरे पास राइट एंगल प्रिज्म है पर बहुत छोटे एंगल के, तो ये मेरे पास एक प्रिज्म आ गया, और इसके जस्ट नीचे बच्चा हमारे पास हमने दो प्रिज्म को ऐसे रख दिया। फ्रेस्नेल बाई मतलब दो, प्रिज्म मतलब दो अलग अलग प्रिज्म है, तो मुझे इसको करेक्ट करने दो यहाँ पर। तो ये मेरे पास पहला प्रिज्म आ गया और ये हमारे पास दूसरा प्रिज्म, इसको ऐसे अरेंज किया गया। और एक सोर्स को बच्चे हमने यहाँ से लिया, ये बच्चे हमने यहाँ से सोर्स को लिया, और उसके आगे बच्चे हमारे पास स्क्रीन है, यहाँ पर स्क्रीन है, ठीक। तो ये मेरे पास यहाँ पर सोर्स है, और यहाँ से मेरे पास लाइट आपके पास इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। तो लाइट हमारे पास एक आपके पास बच्चे थोड़ा सा आगे जाती है, थोड़ी सी ऊपर जाती है, एंड सम लाइट जो है यहाँ पर जाकर नीचे आ रही है, और आपके पास एक लाइट जो है बच्चे वो इस तरीके से ऐसे करके आपके पास आगे की तरफ को चलेगी, ऐसे, ये देखिए। और हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ प्रिज्म अल्फा, और ये एंगल भी मेरे पास अल्फा है, ठीक है। और हमारे पास कुछ दूरी पे बच्चा हमारे पास एक और लाइट थी, पर वो लाइट ज्यादा डेंसर मीडियम से आ रही है, तो ये लाइट हमारे पास यहाँ से इस तरीके से आपके पास, तो ये लाइट हमारे पास यहाँ पर, ये लाइट आपके पास यहाँ पर जा रही है, और इसके बाद ये लाइट आपके पास यहाँ से इस तरीके से गुजर गई, ये देखिए ये लाइट वेव्स है। अब ये दोनों के दोनों लाइट वेव को हम पीछे की तरफ को प्रोड्यूस कर देते हैं ऐसे, तो ये वर्चुअल सोर्स बन जाता है, क्योंकि मुझे दो सोर्स चाहिए इंटरफेरेंस करने के लिए, मुझे दो सोर्स चाहिए, तो ये एक वर्चुअल सोर्स बन जाता है S1, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लाइट वेव यहाँ पहुंची, ऐसे ही अब मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक लाइट आपके पास यहाँ जा रही है, और ये लाइट देखिए यहाँ पर पहुंच गई, ये इस तरीके से, और आगे इंटरफेरेंस होनी स्टार्ट होगी, ये देखिए इंटरफेरेंस हो रही है। और दूसरी लाइट आपके पास यहाँ पहुंची ऑफ कोर्स इसी तरीके से, और ये लाइट आपके पास यहाँ से क्रॉस होके यहाँ पहुंच गई, तो ये लाइट की अब आपके पास इंटरफेरेंस होने लगी है, ये लाइट, तो ये लाइट क्या हमारे पास यहाँ पर इंटरफेरेंस हो गया। आप हम आगे कन्वेक्स लेंस को भी यूज करते हैं ताकि बच्चे इसको जल्दी आगे की तरफ को किसी स्क्रीन पे फोकस किया जा सके, और लेट अस सपोज कि मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन के लिए जो दो सोर्सेज है मेरे पास, जो दो सोर्सेज है, ये लाइट ऐसे आ रही है बिल्कुल सीधी, और ये लाइट आपके पास यहाँ पर आ रही है, और ये लाइट आपके पास यहाँ पर S2 है, तो ये लाइट हमारे पास यहाँ पर आ गई, और ये दो वर्चुअल सोर्सेज हैं, और अल्फा और अल्फा, ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। सो म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रिज्म जो बहुत छोटे हैं, सो दिस इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। जो बच्चा ये करना चाहता है टारगेट के भैया मुझे सही तरीके से IIT में जाना है, कि मतलब मैं वहां 5 साल पढ़ भी लूं, ऐसा नहीं होने तो मैक्सिमम बच्चे पहले साल के बाद ड्रॉप करके आ जाते हैं, क्यों भाई, किसी भी तरीके से पहुंच गए लेकिन वहां के बाद बच्चे वहां पर कुछ समझ ही नहीं आके हुआ क्या।
तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं बच्चे, तो ये मेरे पास ये डिस्टेंस को मैं a मान लेता हूं और ये डिस्टेंस को मैं यहां से यहां तक मान लेता हूं b। तो ये बच्चा हमारे पास टोटल d जो है वो a प्लस b आ गया। तो अब देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये एंगल आपके पास अल्फा है, तो म्यू हमारे नीचे पास भी है? यहाँ पर बोलो बोलो बच्चे। नीचे भी है, क्या बेटा? म्यू तो नीचे भी आएगा। अब बेटा दोनों तरफ के लिए ना, क्योंकि फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म है, तो मैंने बताया बाई प्रिज्म है, यानी कि दो मेरे पास अलग अलग प्रिज्म है लेकिन एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक है, एक ही मटेरियल के बने, नीचे भी म्यू आएगा, बिल्कुल नीचे भी म्यू आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात बच्चे हमारे पास? क्लियर है बेटा? अब मेरे पास यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये हमारे पास इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, इनके बीच का कोई ना कोई डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि बच्चे ये हमारे पास कितने के बराबर आ गया, तो आप बोल दो कि सर ये d/2 के बराबर, ये हमारे पास d/2, या वो ही आपके पास दो सोर्सेस का काम कर रहे हैं, वर्चुअल सोर्सेस। और ऐसा पैटर्न नजर आया, बेसिकली उनको नजर आया, उसके बाद थ्योरी बनाई गई, उनको ऐसे यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नजर आए, उसके बाद उन्होंने इसकी जो है परिकल्पना की या थ्योरी बनाई बच्चे कि कुछ ऐसा हुआ होगा, दो सोर्सेज ऐसे बने होंगे या बनते हैं और जिसकी वजह से आपको पैटर्न नजर आता है। उसके बाद ये पर देखा गया। तो यहाँ पर एक और चीज देखो, ये बच्चे अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा एंगल होता है बच्चों? ये कौन सा एंगल होता है? ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है, हाँ या ना? अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन है तो ये भी कौन सा एंगल है बच्चे? बताओ, शाबाश, डेविएशन। अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन है तो बताओ ये वाला एंगल आपके पास क्या हो जाएगा? ये भी एंगल ऑफ डेविएशन। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, हाँ या ना? पहले तो आप समझो, ये दिखाई दे रहा है आपको ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ, कैसे हुआ, लग गया पता बच्चे? हाँ या ना? लगा पता? लाइट आपके पास ओरिजिनली यहां जानी चाहिए थी, पर लाइट आपके पास डेविएट हो जाएगी, तो ये वही एंगल ऑफ डेविएशन है। डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा, ये वही डेल है। आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ या ना? आई बात? यस सर। तो ये डेल है। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज है, फोकस करते रहना, बस फोकस करते रहना, आपको सारी चीज समझ में आएगी। ज्योमेट्री की समझ है, जिस बच्चे को ज्योमेट्री की समझ है वो 2 मिनट के अंदर समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझ में आना भाग खड़ा होगा, भाग खड़ा होगा भैया, भागेगा, वो बोलेगा मेरे को, मैं थोड़ा IIT जाना है, अरे मैंने थोड़ा पढ़ना है, अरे यार पापा का बिजनेस है, पापा का बिजनेस संभालेंगे हम आराम से, फिर क्या होगा? बुढ़ापे में कोई भी पर्सन कहता रहे, हमको क्या लेना देना? तो नहीं, सीधी सी बात है भाई, इसको झेलने के लिए ताकत चाहिए आपके पास, बिल्कुल एक ताकत चाहिए आपके पास कि भाई मेरे माइंड के अंदर ताकत है और मैं इसको संभाल पाऊंगा, मेरे माइंड में ताकत नहीं, मैं भाग के खड़ा हो जाऊंगा, सीधी सी बात है। तो अब मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला डिस्टेंस देखो बच्चे, ये d/2 के बराबर है, हाँ या ना? दिखाई दे रहा है? ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा? d/2 के बराबर होगा, हाँ या ना? और ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है? ये a के बराबर है। तो बताओ टेंजेंट ऑफ डेल या फिर अप्रोक्सीमेटली डेल किसके बराबर है? तो आप बोलोगे सर ये मेरे पास d/2 इंटू आपके पास a के बराबर है, और डेल खुद किसके बराबर है? म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। सो देयरफॉर मेरे पास म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू d/2 है। तो यहां से मेरे पास दोनों स्क्रीन्स, दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस आ गया 2a इंटू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा, ये d आ गया। अब देखते रहना, अब आएगा मजा। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ प्रज्वल? तो वो होता है लैम्डा, क्या होता है बच्चे हमारे पास? लैम्डा इंटू d/d। तो स्मॉल d तो गया मुझे मिल, अब क्या रह गया? कैपिटल D, वो भी सामने रखा हुआ है। तो कैपिटल D किसके बराबर है? जल्दी बता दो। कैपिटल D है बच्चे हमारे पास a प्लस बी। लो जी, तो यहाँ पे टीचर आपसे फ्रिंज विड्थ पूछेगा, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर फ्रिंज विड्थ किसके बराबर है? तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 2a इंटू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा अपॉन बच्चे आपके पास a प्लस बी, और इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म मेथड। दिस इज कॉल्ड फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म मेथड। ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब तो तुम्हारी जान थोड़ी ना आराम से छोड़नी है। यहाँ पर अब लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड आता है। क्या आता है बच्चे? लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। यहाँ पर अब टीचर बोलता है कि लेंस डिस्प्लेसमेंट, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड से टीचर आपके पास S1 और S2 के बीच की क्या निकालता है? दूरी निकालता है।
S1 और S2 की दूरी निकालता है। तो लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बच्चे आएगा, लेकिन बच्चे मैं भागदौड़ में नहीं, पहले इसको आप समझो। अगर ये समझ में आता है तो बाकी चीजें भी हमें यहाँ पर समझ में आती है बच्चे, कि हमारे पास यहाँ पर लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड भी है बच्चे, जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। और यहाँ पर हाँ, एंगल बहुत छोटे छोटे। अब बच्चा बोलता है कि सर नहीं सर, इस पे कोई, मैंने बिल्कुल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, क्या अगर आप कोई बहुत स्टैंडर्ड बुक उठाते हो, बहुत स्टैंडर्ड बुक जो कि इंडियन ऑथर की है और मतलब कि अच्छी कंपनी की है, तो बेटा उसके अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चन नजर आएंगे। ये बच्चे आपको क्वेश्चन नजर आएंगे इसके अंदर से, इसके फ्रेजनर बाइप्रिज्म के। और वो क्वेश्चन बच्चे करने के लिए आपको प्रॉपर पूरा पहले तरीका पता होना चाहिए, भाई करोगे कैसे। अगर नहीं है तो फिर बच्चे, फिर तो हम ये बोल सकते हैं अरे पढ़ा भी दिया सर, नहीं आया तो क्या फर्क पड़ा, लेकिन आते जरूर है बच्चे, पक्का याद रखना बच्चे, आते जरूर है। और इसके ऊपर आपको काम करना आना चाहिए। ये पॉइंट आपको समझ में आया तो फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूँ। क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट वन। तो अब आगे की तरफ को बच्चे हम चले और आगे चीजों को अंडरस्टैंड करें, तो मेरे पास क्या आ जाता है, तो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास आ जाता है, वी हैव द लॉयड्स मिरर मेथड। सो अब बच्चा हमारे पास एक और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है लॉयड्स मिरर मेथड। बहुत मेथड है लड़कों, बहुत मेथड है। सो वी हैव लॉयड्स मिरर मेथड। अब ये मेथड भी आपको आता है, लेकिन इसमें अब एक कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट अगर आज आप समझ गए तो आपके बच्चे जिंदगी धन्य हो जाएगी। और ये पॉइंट याद रखना, मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट है उसके अंदर λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस हो जाता है। मेरे साथ फिर बोलो, कहने का मतलब है ये पॉइंट एक कॉन्सेप्ट के ऊपर अटका हुआ है। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो जिंदगी धन्य है। जिंदगी धन्य का मतलब क्या है, ये मेरे पास एक मिरर है, ये मेरे पास एक मिरर है। अगर हमारे पास इस मिरर से टकराकर एक लाइट आ रही, देखो कोई भी केस बना लेते हैं, मान लेते कि एक लाइट, ये बल्ब है आपके पास है ना, यहाँ पर कोई बल्ब लटका देते हैं, आप ऐसे करके बल्ब लटका दीजिए ऐसे करके, और ये मिरर की हम मान लेते कि लेंथ मेरे पास L के बराबर है। फोकस करना। अब होता ही है, देखना बड़ा मजा आएगा आपको। और ये बी ले लेते हैं बच्चे, हम यहाँ पर बी ले लेते हैं। अब कोई पर्सन बोलता है ये पी पॉइंट है काके, ये हमारे पास पी पॉइंट है और टीचर जानबूझ के मुझे दो रेज दे रहा है, दो वेव्स दे रहा है, रेज गलत वर्ड है। तो हमारे पास यहाँ पर एक लाइट ऐसे पहुंच गई और दूसरी लाइट यहाँ से टकराकर यहाँ पर पहुंची। ये दो अलग अलग है, एक का S1P है और एक बच्चे S2 से आप गए Q की तरफ और Q से P की तरफ है ना। और मान लेते हैं बच्चे हम यहाँ पर कोई एक जिसको बोल देते हैं बच्चे, चलो इसके अंदर भी हम मान लेते हैं कि ये आपके पास गई है हाफ ऑफ द लेंथ के ऊपर, L/2 के ऊपर। टीचर बोलता है पाथ डिफरेंस बताओ, और ये प्योरली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। मैं बहुत अच्छे से आपको एक छोटे से क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा, यहाँ पर बल्ब है, लाइट एक सीधी आ रही है वेव और दूसरी वेव मिरर से टकरा कर आ रही है। तो अब टीचर बोलता है पाथ डिफरेंस बताओ कि इसमें पाथ डिफरेंस कितने के बराबर है। तो बच्चा बोलेगा सिंपल है सर, पाथ डिफरेंस चेंज इन लेंथ, एक आ रही है सीधी L लेंथ है, क्योंकि S1P मेरे पास कितने के बराबर है, L के बराबर है। और दूसरी, अगर हम दूसरी देखें तो आप बोलोगे जी दूसरी सर जी आपके पास आ जाएगी S, आपके पास यहाँ पर हम पहले S1 से आपके पास Q की तरफ को जा रहे हैं, फिर हम Q से आपके पास कहाँ की तरफ को आ रहे हैं, P की तरफ को आ रहे हैं। तो S1Q कितने के बराबर हो जाएगा। तो बच्चा बोलेगा सर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो b² प्लस ऑफ L²/4 और इसका रूट आ जाता है। दूसरा सर, दूसरा भी यही आ जाएगा, L/2 है और ये b है तो मल्टीप्लाइड बाई 2। क्या ये पाथ डिफरेंस है? नहीं, ये पाथ डिफरेंस नहीं, ये पाथ डिफरेंस नहीं, याद रखना। यहाँ पर इसका जो पाथ डिफरेंस होगा वो बच्चा हमारे पास क्या होगा, 2 √ b² प्लस ऑफ L²/4 और बच्चे प्लस ऑफ आपके पास यहाँ पे, जैसे बच्चे कोई यहाँ पे टकराती है तो हमारे पास याद रखना λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ अपने आप आ जाता है रिफ्लेक्टिंग के अंदर। ये पॉइंट बच्चे जिंदगी में याद रखना। जब भी कोई लाइट टकरा कर, क्योंकि वो रिजिड बाउंड्री है, उससे टकरा कर वापस आती है वो वेव, तो उसमें एक्स्ट्रा λ/2 का पाथ डिफरेंस अपने आप आ जाता है। तो ये प्लस ऑफ λ/2 है, ये आपके पास आ गया, और माइनस ऑफ L। तो ये बच्चे आपको हमेशा याद रखना।
मिरर से जब भी कोई लाइट टकरा कर वापस आएगी तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें एक एक्स्ट्रा λ/2 का पाथ डिफरेंस होगा, λ/2 का। लेकिन आपके पास मिरर होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे आपको? ये पॉइंट अब आपको भूलना नहीं। ये पॉइंट सर आपके दिमाग में कहां से आया? +1 वेव्स चैप्टर, +1 वेव्स चैप्टर कि अगर हम किसी मीडियम से टकराकर वापस आते हैं तो बच्चे हमारे पास उसमें λ/2 का पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये +1 के सारे कॉन्सेप्ट है। ऊपर चलते, इसका मतलब लॉयड्स ने एक कॉन्सेप्ट को जनरेट किया और वो कॉन्सेप्ट क्या था बच्चे? हमारे पास यहाँ पर एक मिरर है, यह हमारे पास मिरर है और यहाँ पर हमारे पास कहीं पर एक सोर्स है। सो इसे कुछ डिस्टेंस ऊपर मैंने सोर्स को रख दिया और चलो यहां से आपके पास S या S1 हमने इसको मान लिया। चलो हम S ही मान लेते हैं इसके अंदर से क्योंकि सिंगल सोर्स है। और यहां से मेरे पास कहीं यहाँ कहीं पर बच्चे स्क्रीन है, तो यहाँ पर मैं स्क्रीन बना लेता हूँ। देखो आपको अब पता लगेगा, ये मेरे पास एक स्क्रीन आ गई। लो जी, तो मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन है और ये आपके पास एक प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये मेरे पास एक प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ से मेरे पास एक लाइट जो है वो ट्रेवल करके ऊपर की तरफ को चलेगी, ये यहाँ पर चलेगी। और बताओ बच्चे, अब नीचे वाली जो लाइट है ये आपके पास यहाँ पर पहुंची और ये टकराने के बाद यहाँ पर पहुंच गई। क्लियर होगी बात? अब क्योंकि मिरर से जब कोई लाइट टकरा कर आती है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है? शाबाश बताओ। उसकी इमेज नीचे बन जाएगी। तो यानी दूसरा जो सोर्स है S' वो वर्चुअल बन जाएगा। अब अगर इसका डिस्टेंस यहाँ पर d/2 है तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा साहब? d/2 आ जाएगा। ये वही है बच्चे सेंटर ऑफ स्क्रीन और ये मेरे पास वही P पॉइंट है और ये मेरे पास आ गया Y। ये मेरे पास अब आ गया Y और मेरे पास ये वाली चीज आपके पास वही निकल कर आ जाएगी जो कि आपके पास एंगल थीटा है। यहाँ पर लेंथ ऑफ मिरर को हम क्या मान लेते हैं बच्चे? L मान लेते हैं। ये लेंथ ऑफ मिरर है मेरे पास L। यहाँ कहीं पर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा। ये मेरे पास अगर एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। अब कोई बच्चा बताए यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितने के बराबर है? तो आपके पास पाथ डिफरेंस कितने के बराबर आ गया? d sin थीटा। अब बताओ एक्चुअल पाथ डिफरेंस कितने के बराबर? शाबाश। अब कोई बच्चा बताए कि आपके पास एक्चुअल पाथ डिफरेंस कितने के बराबर? तो मेरा एक्चुअल पाथ डिफरेंस यहाँ पर होगा d sin थीटा, d sin थीटा। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है, इसमें जैसे ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो λ/2 का पार्ट डिफरेंस वैसे ही ऐड हो जाएगा, तो प्लस ऑफ λ/2। और हाँ, एक पॉइंट रह गया बच्चे, एक पॉइंट रह गया। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक ऐसा मेथड है जिसको जब आप पानी में या किसी और मीडियम में, याद रख लेना खासकर मेडिकल वाले बच्चे, इसको अगर आप किसी और मीडियम में डालते हो तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाती है। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, याद रखना। बाकियों में नॉर्मल YDSC के अंदर ये पॉइंट है, मेरे दिमाग से निकल गया, अभी याद आया। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक ऐसा मेथड है जिसमें मीडियम चेंज करने पे फ्रिंज विड्थ मीडियम चेंज करने पे आपकी फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है? डिक्रीज करने के बजाय इंक्रीज कर जाती है। और यहाँ कहीं पर इसका आंसर छुपा हुआ है। μ-1 से हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस वजह से म्यू बढ़ता है, बीटा बढ़ता है। चलो, आया मजा? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। चलो, λ/2 हो गया। क्यों? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा भाई। तो अब मुझे एक बात बताओ, कोई बच्चा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ? अब अगर कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा तो फिर तो बच्चे कहानी सर गलत माइनस वाई या एल नहीं करेंगे? करते। अभी रुक जा तू, अभी तू काय टेंशन ले रहा है? तू इतनी लंबी तो चौड़ी मैं टेंशन समझा नहीं कि डेल्टा एक्स क्या है। जैसे आपने क्या बेटा? पीछे माइनस एल भी की थी ना लेंथ ऑफ मिरर। क्या बेटा? जैसे आपने पीछे डेल्टा एक्स में ये पहली वाली चीज माइनस एल भी किया था साथ में। कहां पर माइनस सेल किया था बच्चे मैंने? सर आपने पीछे जो पेज किया है ना अभी। बेटा वो तो प्रिज्म है, ये मिरर है बच्चे। सर जब आप कंसेप्ट समझा रहे थे हाँ हाइलाइट्स हाँ में हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलो बच्चे, बोलो, तो शाबाश। आपने डेल्टा एक्स में माइनस एल इंक्लूड किया था ना। अब आप एक बारी बच्चे दोनों सिचुएशन को गहराई से देखो और देखो बच्चे कि आप क्या गलती कर रहे हो। आप गहराई से देखो, आपको अपनी गलती अपने आप पता लग जाएगी। गहराई से देखो एक बार। मैं पार्ट डिफरेंस निकाल दूं।
गहराई से देखो, आपको अपने आप बात पता लग जाएगी कि मैं कैसे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिलेट कर पा रहा हूँ। गहराई से देखो आप, आपको अपने आप अपनी गलती पता लग जाएगी कि आप क्या गलत बोल रहे हो। लगा पता अभी भी कि नहीं कि मैं समझाऊं आपको? समझा तो। एक लाइट सीधी आ रही है, एक लाइट टकरा कर आ रही है। जो टकरा कर आ रही है उसमें टकराते ही λ/2 का पार्ट डिफरेंस अपने आप आ जाएगा, और जो लेंथ है वो तो लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, उसमें λ/2 ऐड कर दिया। यानी कि यहाँ से जो लाइट वेव गई है, जो इसने ऑप्टिकल पाथ लिया हुआ है, वो टोटल इतना माना जाएगा, इसमें प्लस λ/2 ऐड हो जाएगा, और यहाँ से वेव सीधी नीचे आ रही है। यहाँ पर माइनस क्यों कर रही है? पाथ डिफरेंस निकालने के लिए। यहाँ पर अब आप इसको YDSC के साथ आप इक्वेट कर रहे हो। यहाँ के बाद तो बच्चे पार्ट डिफरेंस सेम है ना आपके पास। ये तो इसका मतलब मैथ्स आपका वीक चल रहा है बच्चे बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर अगर मुझे इसका पार्ट डिफरेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? SP1 यहाँ पर मेरे पास S-P है आपके पास, इन दोनों का पार्ट डिफरेंस निकालना है। क्लियर? अब SP और मैं इस पॉइंट को M मान लेता हूँ, है ना, तो मेरे पास S-P माइनस SP निकालना है। अब एक बात बताओ कि S-P और SP, S-P के अंदर दो चीजें हैं मेरे पास। आपके पास S-P के अंदर क्या क्या चीजें? आपके पास S-M प्लस ऑफ MP। क्लियर होगी बात? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? माइनस ऑफ मेरे पास यहाँ पर SP हो जाएगा। अब बता MP और SP में क्या फर्क है? MP और SP में क्या फर्क है? MP और हाँ S-M क्या बेटा? सर, S-M का फर्क आ रहा है दोनों पे। इसमें कोई फर्क नहीं है, तो ये S-M आ गया। क्लियर होगी बात? जो कि आपके पास किसके बराबर है? D sin थीटा, प्लस ये लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है तो प्लस ऑफ λ/2 भी ऐड करना पड़ेगा। सर अब बता। मिरर इसमें नीचे वाला है ना? हम्म, मिरर नीचे वाला है, जो आप लेटा हुआ मिरर है इसमें। बेटा तभी तो वो इमेज नीचे बना रहा है ना S-। ठीक है सर, ठीक है। तो ऊपर वाला समझ बैठा था? हाँ जी सर। गलत आदमी है तू। चलो, सो हमारे पास यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर, अब आपके पास ये डेल्टा x इज इक्वल टू D sin थीटा प्लस ऑफ λ/2। अब ये हमारे पास आ गया। अब कहानी है बच्चे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। जो समझ जाएगा वो फटाफट रिजल्ट निकाल देगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है। क्या होता है? D साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ λ/2 इज इक्वल टू n लैम्डा। अब सारी कहानी चेंज होगी, सारी सिचुएशन चेंज। जो बच्चा रट्टा मार के आएगा वो यहाँ पे गुगली पड़ गई हो, यहाँ पे रिवर्स स्विंग होगी। देखो कैसे रिवर्स स्विंग हुई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी dy बाई आपके पास L लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू n माइनस हाफ इंटू लैम्डा। अब किसी बच्चे को अगर थोड़ा बहुत पता है तो वो बच्चा जवाब दे पाएगा कि ये तो सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। कहां पर होता था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? कहां होता था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? बताओ। ओरिजिनल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पलटी मार गया। तभी तो टीचर के लिए फेवरेट है ये। टीचर आपको बोलेगा यहाँ, टीचर कुछ नहीं बोलना, बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बता दे, बच्चा n लैम्डा लिख के आ जाएगा, ये जाने बगैर कि इसमें λ/2 का भी एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या आ जाएगा? जरा बताओ बच्चे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या आ जाएगा? डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या आ जाएगा? कोई बच्चा बताए। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए अब हम यहाँ पर +1 लेके चलते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं, हम जनरल केस लेके चलते हैं। तो D साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ λ/2 इज इक्वल टू, यहां पर मेरे पास n माइनस हाफ इंटू लैम्डा। अब बताओ बच्चे, यहां पर dy अपॉन L, L लेंथ ऑफ दी आपके पास क्या है बच्चे? मिरर है, एंड मल्टीप्लाइड बाय n लैम्डा। अब बताओ बच्चे, nth इज इक्वल टू n लैम्डा। यहां पर बच्चे हमारे पास n लैम्डा, और n लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय आपके पास क्या आएगा? L अपॉन डी। अब ये तो आपको पहले समझ में आना चाहिए कि पलटी हो चुकी है। बिल्कुल, सरकार बदल गई, सरकार बदल गई भाई इलेक्शन होने के बाद। अब अगर कोई बच्चा यहाँ पर लॉयड्स मिरर मेथड के अंदर कंस्ट्रक्टिव को पढ़ने जाएगा, तो अगर रट्टा मार के जाएगा तो हाल उसका हो जाएगा बुरा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। n माइनस हाफ इंटू लैम्डा लेंथ ऑफ मिरर डिवाइडेड बाई d।
डिवाइडेड बाय डी। लेकिन ये भी देखना है कि टीचर आपको डी नहीं देगा, टीचर मिरर से सोर्स का डिस्टेंस देगा, सोर्स का डिस्टेंस देगा, d/2 देगा, उसको डी में कन्वर्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी। और आपके पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों बन रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा? बोलो शाबाश। यहाँ पर आपके पास बिल्कुल यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा? देख के बताना डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पर क्या बनेगा? एन की वैल्यू 0 डालना स्टार्ट करो। सेंट्रल मिनिमम। सेंट्रल मिनिमा, यहाँ पर सेंट्रल मिनिमा बनता है। ये वो केस है जहां पर सेंट्रल मिनिमा बनता है। तो यहाँ पर आपके पास इधर आपके पास क्या बनेगा? सेंट्रल मिनिमा। और यहाँ पर भी क्या बच्चा आपके पास नीचे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा? नहीं बनेगा। बताओ क्यों नहीं बनेगा? अरे मिरर जोड़ दियो, नीचे कैसे बन जाएगा? लाइट साइड टकरा के ऊपर की तरफ को जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो भी पैटर्न तैयार होगा वो हाफ तैयार होगा, नीचे वाला तैयार नहीं होगा। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ बोलो सक्षम, अगर कुछ पूछना तो बोलो, पूछना बच्चे आपके पास कुछ? चलो सो हमारे पास यहाँ पर अब क्वेश्चन। हाँ लोकेश बोलो। सर अगर इसमें हम मीडियम डाल दें? अब देखो मीडियम डालने की तो कहानी बहुत सारी है ना। मीडियम डाल दें सर, नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकाल लें, या इस रे के बीच में भी डाल दें, तो वो कहानियां हो सकती हैं उसके अंदर। अब हम वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि किसी रे के आगे आपने किसी मीडियम को इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा। वो सारी कहानी वो हम कर लेंगे, उसका कोई बड़ी बात नहीं। पहले ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? लॉयड्स मिरर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चे करके जाते हैं। आप उन बच्चों में शामिल हो, और किस्मत इतनी अच्छी होती है कि टीचर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डिस्ट्रक्टिव क्या कंस्ट्रक्टिव क्या। अब आप यहाँ पर फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हो, निकल जाएगी फ्रिंज विड्थ। और क्या अब पॉइंट आता है, क्या आप यहाँ पर बता सकते हो कितनी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेंगी और कितनी डिस्ट्रक्टिव? बना सकता है कोई बच्चा? यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि ब्राइट फ्रिंजेस कितनी बनेंगी, तो बता सकते हो आप कितनी बनेंगी ब्राइट फ्रिंजेस? या मैं अगर आपको बोलूं डार्क फ्रिंजेस कितनी बनेंगी, तो बता सकते हो आप? तो ये कहानियां टीचर आपसे पूछेगा, ठीक है। सो ये इंटरफेरेंस है, और ये खत्म थोड़ी ना हुआ है। ऐसा मत समझना कि खत्म हो गया है। अभी आपके पास इसके अंदर एक मेथड और बचा हुआ है। वो मेथड है बच्चा हमारे पास कि 2 लेंस ले लिए, उन दोनों लेंसेस को ऐसा काट दिया। ऐसे काटने से बच्चे आपके पास क्या होता है? अच्छा, ऐसा काटने से ऑप्टिकल सेंटर चेंज नहीं होता, ये ऐसे है। और ठीक इनके बीच में बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये रे में भी आता है, वेव में भी आता है, दोनों में आता है। यहां रख दिए एक सोर्स। अब एक सोर्स में से लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है, और दूसरी लाइट आपके पास यहां से जाकर ऐसे बेंड हो जाती है। ठीक, ये लाइट ऐसे, ये ऐसे इंटरफेयर कर जाती है। और फिर हमारे पास एक लाइट ऐसे जाती है, और ये ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। और यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ जाते हैं बच्चे? 2 सोर्सेस बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2 सोर्सेस बन जाते हैं अगेन। और लाइट आपके पास यहाँ पर भी आगे की तरफ क्या करती है? इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो 2 सोर्सेस पीछे बने, ये कौन से सोर्सेस बन जाते हैं? वर्चुअल। और ये आपके पास क्या बन जाती है? इनकी इमेजेस बन जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी टीचर आपके लिए डिजाइन कर सकता है। तो इंटरफेरेंस को हल्के में मत लेना, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टीचर इसके ऊपर क्वेश्चन बनाकर डालता है। तो आज का काम तो ये कि रिवीजन करो अच्छे से, ढंग से, और जो मैंने कल असाइनमेंट दिया वो असाइनमेंट ढंग से करो। जब आप वो दोनों चीजें करोगे तो आगे चल के आप कल का लेक्चर बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि इसके बाद ये चैप्टर में बचा ही कुछ नहीं। डाइफ्रैक्शन है, फॉर्मूले की गेम है। डाइफ्रैक्शन एक मैथमेटिकल गेम है, उसको सिंपल कॉमन सेंस से करते हैं। पोलराइजेशन है, याद करना। डॉपलर इफेक्ट है, याद करना। खत्म बात उसके बाद। चलिए, सो अब इसको हम पढ़ लीजिएगा। कोई टेंशन आए तो मुझे